उसके बाद सेल रिप्रेजेंटेशन किया था हमने कल, एनोड ब्रिज और कैथोड, हाँ ये देख लिया था हमने, ठीक है ना। अब इसी को कंटिन्यू करते हुए आगे बता रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना। अच्छा मान लीजिए जो डैनियल सेल हमने कंसिडर किया था, ये हमारे पास एक डैनियल सेल था जो किसका बना हुआ था, जिंक और कॉपर का, ठीक है, जिंक और कॉपर का था। यहाँ पे आपका जिंक का इलेक्ट्रोड था और यहाँ पे आपका, ठीक है, कॉपर का इलेक्ट्रोड था। ये आ गया जिंक का इलेक्ट्रोड और ये आ गया कॉपर का इलेक्ट्रोड, ठीक है। अच्छा इंटरनली इसको किससे कनेक्ट कर रखा था हमने, सॉल्ट ब्रिज से, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज से इंटरनली इसको कनेक्ट कर रखा था, ओके। अच्छा ये जो डैनियल सेल है, जो टिपिकल जिंक कॉपर सेल है, ये जो डैनियल सेल है, यहाँ जो जिंक कॉपर सेल है, सर इस जिंक कॉपर सेल का या डैनियल सेल का पोटेंशियल खुद का, इस बैटरी का खुद का जो वोल्टेज होता है वो है 1.1 वोल्ट। ये सीबीएसई में बार बार सवाल आता है, इसका खुद का वोल्टेज है 1.1 वोल्ट। कितना है 1.1। ये जो बैटरी हमने बनाई है, जो सेल हमने बनाया है, इस सेल का खुद का वोल्टेज दैट इज ई इंटरनल, इसको मैं लिख लेता हूँ, इसका खुद का वोल्टेज, खुद का पोटेंशियल है 1.1 वोल्ट। दिस डैनियल सेल विच इज अ जिंक कॉपर सेल हैज अ वोल्टेज ऑफ, हैज अ पोटेंशियल ऑफ 1.1 वोल्ट। खुद का पोटेंशियल कितना, 1.1 वोल्ट। अब मान के चल लीजिए कि मैं क्या कर दूं, अब आपको ये पता है कि इसको एक्सटर्नली हमने किससे कनेक्ट कर रखा होता है, एक वायर से, ठीक है, आपको पता है, ये वोल्ट मीटर आ गया अपना, ये वायर से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। अब अगर मैं ऐसा कर दूं कि जो आपके पास जिंक कॉपर का सेल था, इस जिंक कॉपर के सेल को एक एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट कर दूं, किससे कनेक्ट कर दूं, ये खुद में एक सेल है, ये खुद बैटरी है, खुद भी एक बैटरी है, ठीक है ना। इसको मैं एक एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट कर दूं। अब मान लीजिए मैंने इसको एक एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो क्या करना पड़ेगी, ऑब्वियसली इसकी तारें उसकी तारों से जोड़नी पड़ेंगी, सीधी सीधी बात है, ठीक है। तो यहां से मैंने इसको जोड़ दिया किसके साथ, एक एक्सटर्नल बैटरी के साथ, एक एक्सटर्नल बैटरी के साथ, ठीक है। ये आ गया आपका एक्सटर्नल बैटरी, इस तरीके से, ठीक है, ये आ गया एक्सटर्नल बैटरी। ये है जी आपका एक्सटर्नल बैटरी, बहुत इंपॉर्टेंट बात, और सीबीएसई में सवाल बार बार बनता है 1 मार्क्स में से। अच्छा ये जो एक्सटर्नल बैटरी मैंने कनेक्ट कर रखा है इस डैनियल सेल के साथ, जिस डैनियल सेल का खुद का पोटेंशियल कितना, 1.1 वोल्ट। यहाँ पे 3 डिफरेंट केसेस बनेंगे, क्योंकि मैंने बैटरी का पोटेंशियल अभी तक मेंशन नहीं किया कि जो बाहर वाला एक्सटर्नल बैटरी लगाया है इसका पोटेंशियल कितना है। तो इसका पोटेंशियल कितना होता है सर, इस बेसिस पे 3 केसेस बन सकते हैं, 3 डिफरेंट केसेस आपके बन सकते हैं, ठीक है। पहला केस, ये जो मैंने वीडियो 1 अपलोड किया था ना, उसमें भी था ये, उस केस में भी था। सो केस 1 में लिख लेता हूँ कि मान लीजिए जो एक्सटर्नल बैटरी है, इसका जो पोटेंशियल होगा उसको मैं लिखूंगा ई एक्सटर्नल से, और ये जो डैनियल सेल है इसका पोटेंशियल किससे लिखा मैंने, ई इंटरनल से, ठीक है। सर पहला केस तो ये बनेगा कि इसको मैं बदल नहीं सकता हूँ, ये फिक्स है, लेकिन मैं इसको बदल सकता हूँ, ठीक है। तो पहला केस ये बनेगा कि एक्सटर्नल पोटेंशियल और इंटरनल पोटेंशियल बराबर हो, मतलब जो बैटरी मैंने बाहर से इसके साथ कनेक्ट किया उस बैटरी का भी पोटेंशियल कितना हो, 1.1। तो पहला केस में लिख लूंगा इफ ई एक्सटर्नल इज इक्वल टू ई इंटरनल, ई एक्सटर्नल इज इक्वल टू ई। अब मुझे बताना ध्यान से सुनते हुए, अगर ई एक्सटर्नल ई इंटरनल के बराबर हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे नीट में सवाल नहीं बना है पहले, अगर ई एक्सटर्नल ई इंटरनल के बराबर हो तो आप ये देखोगे कि दोनों में पोटेंशियल का कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो, अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा तो कोई करंट, ना ही बैटरी, ना ही इस डैनियल सेल से करंट जाएगा, ना ही ये डैनियल सेल करंट पकड़ेगा, कुल मिला के कोई रिएक्शन नहीं होने वाला, कुल मिला के कोई भी रिएक्शन, मामला न्यूट्रल है पूरा का पूरा, ठीक है। इसका मतलब नो करंट, इसका मतलब नो केमिकल रिएक्शन, नो करंट नो केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब ये हुआ सर उस टाइम पे ना ही ये डैनियल सेल इलेक्ट्रोकेमिकल की तरह बिहेव करेगा, ना ही ये इलेक्ट्रोलिटिक की तरह बिहेव करेगा, ये इलेक्ट्रोकेमिकल की तरह भी बिहेव नहीं करेगा और इलेक्ट्रोलिटिक की तरह भी, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल की तरह करता तो करंट देता, इलेक्ट्रोलिटिक की तरह करता तो करंट लेता, लेकिन अभी करंट ना ही दे रहा ना ही ले रहा, क्योंकि पोटेंशियल बराबर हो गया, तो ना ही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव करेगा, ना ही इलेक्ट्रोलिटिक की तरह बिहेव करेगा। अब मुझे बताइए दूसरा केस क्या बन सकता है, केस 2 क्या होगा सर, केस 2 ऐसा होगा कि जो एक्सटर्नल पोटेंशियल आपका था या तो वो इससे कम हो या तो इससे, तो मैं दूसरे वाले में लिख लेता हूँ, मान लीजिए कि आपका जो ई एक्सटर्नल था वो कम था ई इंटरनल से। अच्छा अगर ई एक्सटर्नल कम है और ई इंटरनल ज्यादा है, मतलब ये ई एक्सटर्नल कितना होगा उस टाइम पे, 1.1 से कम, 1.1 से उस टाइम पे पोटेंशियल किसका ज्यादा, इस डैनियल सेल का, किसका सर, इसका मतलब ये होगा कि ये डैनियल सेल उस टाइम पे ये डैनियल सेल करंट देगा, उस टाइम पे ये डैनियल सेल, और अगर डैनियल सेल करंट देगा, दिस डैनियल सेल बिहेव एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, मतलब जो अभी तक चल रहा था ना, अगर मैं बैटरी हटाऊं ना, जैसे ही काम कर रहा था वैसे ही करेगा, और अगर मैं बैटरी लगाऊं भी और ऐसा बैटरी लगाऊं जिसका पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से कम हो, तब भी ये वही काम करेगा, तब भी ये वही काम करेगा। तो इसका मतलब फ्लो ऑफ करंट होगा, और एक किसकी तरह बिहेव करेगा, इट बिहेव एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जैसा चल रहा था वैसे ही सेम, इट बिहेव एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव कर। तीसरा केस क्या बनेगा, केस 3, ठीक है, केस 3 ये बनेगा
ये एग्जाम्पलर पे सवाल मिलेगा आपको। और आपके जो सीबीएसई में सवाल बनते हैं ना, तो बोर्ड वालों में तो ईजी बनता है, सीबीएसई में जो सवाल बनते हैं वो सिर्फ एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर से बनते हैं। तो एग्जाम्पलर में सवाल है, जब एग्जाम्पलर में बताऊंगा ना, आपको पढ़ाऊंगा, एग्जाम्पलर में सवाल मिलेगा आपको, ठीक है। इवन जो लास्ट इस साल के जो पेपर था ना आपका, इस साल पूरा। अच्छा, केस थर्ड ये कि जब बैटरी का पोटेंशियल जो ई एक्सटर्नल आपका था वो कितना हो, ई इंटरनल से। सर ई इंटरनल से ज़्यादा का मतलब 1.1 वोल्ट से ज़्यादा, सही है ना, 1.1 वोल्ट से। सर अब पूरा का पूरा मामला बिगड़ जाएगा, अब पूरा का पूरा मामला बिगड़ेगा। अब ये होगा कि सर ये जो बैटरी है, अब ये बैटरी करंट नहीं देगा, अब ये बैटरी करंट, ये डैनियल सेल करंट लेगा, अब ये डैनियल सेल करंट लेगा। और अब डैनियल सेल अगर करंट लेगा तो ये इलेक्ट्रोलिटिक की तरह बिहेव करेगा। जैसे फोन का बैटरी होता है ना, फोन का बैटरी, ध्यान सुनना, जो फोन का बैटरी है चार्जिंग पे लगा दो तो ये करंट लेगा, फोन में लगा दो तो करंट देगा। ये दोनों की तरह बिहेव करता है, डिपेंड करता है आप काम क्या करवा रहे हो, इससे डिपेंड करता है कि आप इससे काम क्या करवा रहे हो, ठीक है। तो ये जो ई एक्सटर्नल इंटरनल से ज्यादा हो गया, उस टाइम पे किसकी तरह बिहेव करेगा, इट बिहेव एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह ये बिहेव करेगा, ठीक है ना, इट बिहेव एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। अब समझना ये मामला, यहाँ तक इस एग्जाम्पलर पे इतना सा सवाल है, लेकिन इसमें और चीज़ें जो मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ वो देखना ध्यान से। अब देखिए, अगर ये इलेक्ट्रोलिटिक की तरह बिहेव करेगा, सर पूरा का पूरा फिनोमेना बदलेगा, जहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा था वो सारी कहानी चेंज हो जाएगी। अब मुझे बताओ, जब ये मामला हो कि ई इंटरनल ज़्यादा हो और ये एक्सटर्नल कम हो, तब ये किसकी तरह बिहेव कर रहा था, इलेक्ट्रोकेमिकल। अगर ये इलेक्ट्रोकेमिकल की तरह बिहेव करेगा तो मुझे बताओ एनोड कौन होगा, जिंक, कैथोड कॉपर, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिंक से कॉपर, करंट का फ्लो कॉपर से जिंक, ठीक है। एनोड पे या इस एनोडिक हाफ सेल में जिंक डिसॉल्व होगा और यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट होगा, ये चीज़ हमने देखी थी। लेकिन जब ये इलेक्ट्रोलिटिक की तरह बिहेव करे, पूरा का पूरा मामला ऑपोजिट हो जाएगा, पूरा का पूरा मामला ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, पूरा मामला ऑपोजिट ये होगा कि जो दो हाफ सेल्स आपके पास थे, ये कॉपर का इलेक्ट्रोड और यहाँ पे क्या था, जिंक का इलेक्ट्रोड, ठीक, पूरा सेम चीज़ है, बस मैं रफली बता रहा हूँ आपको क्या होगा। ये जो कॉपर वाला था, अच्छा मुझे बताइए, जब ये इलेक्ट्रोकेमिकल की तरह बिहेव कर रहा था तो कैथोड पे कौन सा चार्ज, ये कॉपर पे कौन सा चार्ज दिख रहा था आपको, इस साइड पॉजिटिव दिख रहा था। अब चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिव, और इस साइड कौन सा होगा, पॉजिटिव। अब पूरा मामला बिगड़ गया, अब पूरा का पूरा मामला बिगड़ गया। बाहर बैटरी लगा रखी है आपने, ठीक है, मामला क्या बिगड़ा। अब मुझे बताइए, इस केस में इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, अब उल्टा हो गया ना, अब कॉपर से जिंक, अब कॉपर टू जिंक हो गया, ठीक है। करंट का फ्लो जिंक टू कॉपर, बाई कन्वेंशन जैसा आप चल रहे हो, ठीक है। अच्छा, पहले इलेक्ट्रोकेमिकल की तरह जब बिहेव कर रहा था तो जिंक डिसॉल्व हो रहा था और कॉपर डिपॉजिट हो रहा था। अब कौन डिसॉल्व होगा, अब कॉपर डिसॉल्व होगा और जिंक डिपॉजिट होगा, ठीक है ना। सो कॉपर डिसॉल्व होगा और जिंक क्या करेगा, डिपॉजिट करेगा, जिंक क्या करेगा, डिपॉजिट करेगा। इसका मतलब अभी मास लूज किस साइड होगा, कॉपर वाली, और गेन किस साइड होगा, जिंक वाली साइड। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान में रखने वाला है, जबरदस्त पॉइंट। ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। बताइए, अगर बैटरी का जो डैनियल सेल है, अगर डैनियल सेल को एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट किया जाए जिसका पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से कम हो, तो उस टाइम पे डैनियल सेल किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल की तरह। अगर बराबर हो तो कोई चेंज नहीं आएगा, कोई करंट का फ्लो नहीं होगा, कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा, कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर एक्सटर्नल बैटरी का पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से ज्यादा हो, तभी इलेक्ट्रोलिटिक की तरह बिहेव करेगा, पूरा मामला ऑपोजिट हो जाएगा, पूरा का पूरा मामला ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है जी। अब देखिएगा दोबारा से, अब ध्यान से समझना इस वापस कहानी को। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहा हूँ मैं, लेकिन कहानी यहीं से स्टार्ट होगी। अच्छा, ये जो आपने देखा, जब डैनियल सेल आपने अच्छे से पढ़ा तो आपने ये देखा, सर ये जो जिंक इलेक्ट्रोड था, जब इस जिंक इलेक्ट्रोड को मैंने इसके इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में डिप किया, जैसे ही अपने इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन के कांटेक्ट में आया तो इस जिंक ने इलेक्ट्रॉन छोड़ना स्टार्ट किया, इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन, इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन। और जैसे ही कॉपर अपने इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन के कांटेक्ट में आया, इट अंडरगोज रिडक्शन, इट अंडरगोज रिडक्शन। सर जब इलेक्ट्रोड को उसके इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन के कांटेक्ट में लाया जाए, जब इलेक्ट्रोड को उसके इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन के कांटेक्ट में लाया जाए, इट शोज टेंडेंसी इधर टू अंडरगो ऑक्सीडेशन और टू अंडरगो रिडक्शन। या तो ये ऑक्सीडेशन प्रेफर करेगा या तो ये रिडक्शन। लेकिन इसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशन ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी जनरेटेड। अगर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट ना हुआ तो फिर ना ही ऑक्सीडेशन ना ही रिडक्शन। लेकिन अभी के लिए फिलहाल होना है, जो हम पढ़ रहे हैं उसमें होना है, ठीक है। तो जब कभी भी किसी इलेक्ट्रोड को उसके इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में डिप किया जाए तो इलेक्ट्रोड और उसके इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होगा? इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से या तो आपका इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन शो करेगा या तो आपका इलेक्ट्रोड रिडक्शन शो करेगा। दैट टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड to undergo oxidation or to undergo reduction whenever electrode is in direct contact with its electrolytic solution, that is called electrode potential, that is called electrode। तो नई टर्म जो आपके पास है, जो नेक्स्ट चीज आपने देखनी है, that is electrode potential। so electrode potential, ठीक है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट हल्की बात है, ये इस पूरे टॉपिक में
ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाली बात है ना, ये काफ़ी हल्की बात है, और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, वो ज़बरदस्त बात है, उससे सवाल बनते हैं। ये हल्की सी बात है सिर्फ समझने के लिए, जो नेक्स्ट आपने पढ़ना उसको समझने के लिए, ठीक है। सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा सर, जब कभी भी कोई इलेक्ट्रोड अपने इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन के कॉन्टैक्ट में आएगा तो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रोड या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। दैट टेंडेंसी इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है ना। उस टेंडेंसी को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे, ठीक है। सो मैं ऐसा लिख लेता हूँ, द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इट्स इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन सोल्यूशन, जब ये क्या करेंगे, एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे, ऐसा नहीं दूर दूर नहीं, एक दूसरे के कांटेक्ट में, व्हेन दे आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट, व्हेन दे आर इन डायरेक्ट, मतलब इलेक्ट्रोड को डिसॉल्व करना पड़ेगा, दे आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट, ड्यू टू विच इट शोज टेंडेंसी टू, ठीक है, इट शोज टेंडेंसी to either lose or gain electron. That means to either oxidation or reduction. That is known as electrode potential. उसी को हम क्या बोलेंगे, known as electrode potential, ऐसा लिख लेता हूँ मैं, ठीक है ना। हल्की बात है, इस पूरे टॉपिक में हल्की बात है, ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे बताइए, अगर आपका इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन करे सर, दैट टेंडेंसी इज नोन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और अगर रिडक्शन करे दैट टेंडेंसी इज नोन एज रिडक्शन पोटेंशियल, दैट टेंडेंसी इज नोन एज, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जब आप पढ़ेंगे तो कितनी टाइप्स में पढ़ेंगे, 2 टाइप्स में, ठीक है। वन इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड अनदर वन इज रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अनदर वन इज रिडक्शन पोटेंशियल। अब मैं इसको डेफिनेशन वापस नहीं लिख रहा हूँ, आपको पता है क्या है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू अंडरगो ऑक्सीडेशन व्हेन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद इट्स इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन मतलब उसी के जैसे आइंस के कॉन्टैक्ट में होगा, ठीक है। अच्छा, रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू अंडरगो रिडक्शन व्हेन इलेक्ट्रोड इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इट्स इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, ठीक है जी। अब देखिएगा ध्यान से, अच्छा मान लीजिए आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, सपोज कर लो मैंने एक बीकर ले लिया, इस बीकर में मैंने क्या ऐड कर रखा है, इस बीकर में आपका एक इलेक्ट्रोड है और इस इलेक्ट्रोड को डिप कर रखा है इसके इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, ठीक है, इसके इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में। मान लीजिए जो इलेक्ट्रोड आपका है ये किसी मेटल एम का बना हुआ है, किसी भी मेटल एम का, जैसे ऊपर जिंक चल रहा था तो ये किसी मेटल एम का बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके सोल्यूशन में कौन से आयंस होंगे मुझे ये बताइए सर, इसी मेटल के आयंस। अब इसके ऊपर कितना पॉजिटिव होगा सर, मेरे को तो अभी पता नहीं कितना पॉजिटिव होगा, एन पॉजिटिव हो सकता है, जैसे जिंक पे +2 था, एल्युमिनियम में +3 होगा, तो मान लीजिए एन पॉजिटिव, कितना पॉजिटिव। अच्छा, अगर मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात कर लूँ तो आप ये देखोगे कि ये जो मेटल आपका था, ये जो एम मेटल था जो सॉलिड में था, ये क्या टेंडेंसी शो करेगा, ऑक्सीडेशन करने की। सर ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी शो करेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कितने लूज करेगा, n टाइम्स, जो मेटल पे डिपेंड करता है, अभी तो पता नहीं है। तो इसने n इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, n पॉजिटिव, कितना आ जाएगा, n पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसका सिंपल एग्जांपल आपने डैनियल सेल में जिंक की फॉर्म में पढ़ा, जिंक सॉलिड गिव्स Zn+2+2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। दिस टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू अंडरगो ऑक्सीडेशन व्हेन electrode is in direct contact with its electrolytic solution, this is known as oxidation potential. This is called oxidation potential. It is represented as E oxidation. इसको कैसे लिखते हैं हम, E oxidation से, ठीक है ना। अच्छा, अगर यही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आप स्टैंडर्ड कंडीशंस पे पढ़ो, किन कंडीशंस पे पढ़ो सर, स्टैंडर्ड कंडीशंस का मतलब कि आपका जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन होगा, ये जो आयंस है ना, इन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर, कितना, टेम्परेचर 298 केल्विन, लास्ट टाइम भी पढ़ा था आपने, और प्रेशर 1 एटीएम, प्रेशर 1 एटीएम। उस टाइम पे आप पढ़ेंगे इसको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, बस स्टैंडर्ड टर्म यूज करेंगे साथ में, ठीक है। तो अगर मैं ई ऑक्सीडेशन लिखूं, इसका मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सिंपली, इसका मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और अगर मैं लिख लूँ ई नॉट, या इसको लिखने का एक तरीका ये भी होता है कि ई और ऊपर थीटा की फॉर्म में लिख लो, 2 तरीके से एनसीईआरटी इस फॉर्म में लिखता है इसको, आप चाहो तो सिंपली गोला लगा के ओ लगा के लिख सकते हो, ठीक है ना। ई नॉट ऑक्सीडेशन या ई नॉट ऑक्सीडेशन, दोनों उस तरीकों से आप लिख सकते हो। इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसका मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और सर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब सर कुछ भी नहीं, मतलब सिर्फ ये कि स्टैंडर्ड कंडीशंस पे मेजर किया था, किन कंडीशंस पे। और सर स्टैंडर्ड कंडीशंस का मतलब क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए, ये जो इधर सोल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट था ना, इन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कितना, 1 मोलर, ठीक है। टेम्परेचर कितना,
ठीक है 298 केल्विन। और प्रेशर कितना 180 m या 1 बार, ये 760 टॉर या 760 mmHg या 73 में, आप टॉर में अलग से भी पढ़ सकते हो, पास्कल्स में। अच्छा ये जो आपका आएगा, ये आएगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब मुझे बताइए व्हाट इज रिडक्शन पोटेंशियल? टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड to undergo reduction when electrode is present, when electrode is in direct contact with its electrolytic solution। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे मैंने आपका बना दिया एक बीकर, और सपोज कर लो इस बीकर में मैंने ये इलेक्ट्रोड लगा रखा है, ठीक है, और इस सोल्यूशन में क्या प्रेजेंट होंगे, इस इलेक्ट्रोड के आइंस, ठीक है, इसी के जैसे आइंस प्रेजेंट होंगे। वो कौन से आइंस थे, वो थे एम, सेम ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, MN प्लस, और ये मेटल क्या था आपके पास, M था, ठीक है। अब जब ये रिडक्शन शो करेगा तो ये पूरी कहानी उल्टी करनी है, कुछ नहीं करना है ना, कि अब आयन जो सोल्यूशन में था वो इलेक्ट्रॉन गेन करके सॉलिड में आ जाएगा। रिडक्शन का मतलब ही इलेक्ट्रॉन गेन करना है। तो आप जब रिएक्शन लिखेंगे तो क्या करना है, सिर्फ इस रिएक्शन को उल्टा लिखना है। तो बताइए मैं कैसे लिखूंगा इसको, फिर इसको मैं लिख लूंगा MN प्लस एक्वस से N टाइम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, M सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। दिस टेंडेंसी इज नोन एज रिडक्शन पोटेंशियल। अच्छा मुझे बताइए इसको रिप्रेजेंट कैसे करूंगा मैं, E रिडक्शन से, और अगर मैं स्टैंडर्ड लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, E नॉट रिडक्शन। बात क्लियर हुई, E नॉट रिडक्शन। ये हल्की बात है, मैं फिर बता रहा हूँ, ये हल्की बात है, टॉपिक में हल्की बात है, लेकिन आगे जाने के लिए बात करना जरूरी है, ठीक है। अच्छा अब हमने ये देखा सर, डैनियल सेल में ये जो आपका इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन था और ये इलेक्ट्रोड जो था, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस था, इसको मैंने क्या नाम दिया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या नाम दे दिया, इस साइड ही तो ऑक्सीडेशन हो रहा था। अच्छा इस कॉपर और इसके इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस था, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, बहुत अच्छे, रिडक्शन पोटेंशियल। इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वजह से जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, और रिडक्शन पोटेंशियल की वजह से यहाँ पे कॉपर +2 गेन कर रहा था। लेकिन एक और चीज जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी वो ये था कि सर इस पूरी कहानी में इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से कैथोड भी तो हुआ था, यहाँ पे लूज हुआ, यहाँ पे गेन हुआ, लेकिन इस पूरी कहानी में यहाँ से यहाँ फ्लो भी तो हुआ। इसका मतलब जब आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा तो वो दोनों हाफ सेल में अलग अलग पढ़ा। अब जब आप पूरे सेल की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे सर, पूरे सेल में इस एनोड और इस कैथोड के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ने फ्लो किया। दैट मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू हाफ सेल्स, दैट मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड इज नोन एज EMF। दैट इज नोन एज EMF। ये इस बार फिजिक्स में भी पढ़ेंगे आप, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हाफ सेल उसके इलेक्ट्रोड और उसके सोल्यूशन के बीच का पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अगले वाले में भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, लेकिन दोनों हाफ सेल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इज EMF। दैट इज नोन एज EMF, ठीक है। तो तीसरी चीज मैं लिख लेता हूं आपका EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। लास्ट टाइम आया था ये, लास्ट टाइम भी आया था, ठीक है ना। आप CBSE वालों को बहुत सारे पेपर होते हैं, लास्ट टाइम फाइनल पेपर में आया था, सिर्फ 4 ऑप्शंस में, और वो भी एग्जाम्पलर का सवाल था, सीधा एग्जाम्पलर को उठा के डाला था, ठीक है। EMF इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। क्या मतलब है EMF का, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच का, दो हाफ सेल्स के बीच का, बिटवीन एनोड एंड कैथोड। इसमें एक और चीज एडिशन करनी पड़ती है, वो ये है व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, जब सेल से कोई करंट लिया ना जाए तो जो मैक्सिमम वोल्टेज सेल का होता है, दैट मैक्सिमम वोल्टेज इज नोन एज EMF, ठीक है। तो मैं इस फॉर्म में लिख लेता हूं, द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड, या बिटवीन टू हाफ सेल्स, बिटवीन एनोड एंड कैथोड व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम या मान लीजिए निग्लिजिबल अमाउंट में ड्रॉ भी कर सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है, मैं एग्जांपल दे दूं कि जनरली अब मान लीजिए फ़ोन की बैटरी है ना, अगर आप फ़ोन को ना भी चलाओ, आप ये देखोगे कि कुछ टाइम के बाद बैटरी खुद ब खुद डेड हो जाएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चार्ज लीकेज होता है। क्या होता है, रिएक्शन इज ऑलवेज गोइंग ऑन, हो रहा है हमेशा, इसकी वजह से चार्ज लीकेज होता है टर्मिनल से, जिसकी वजह से बैटरी कम हो जाती है। अगर आप ना भी चलाओ तब भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो एक निग्लिजिबल अमाउंट में हो सकता है चार्ज लीकेज भी हो, लेकिन इन जनरल जब आप डेफिनेशन के हिसाब से पढ़ेंगे तो वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो दो हाफ सेल्स के बीच में होगा, जो एनोड और कैथोड के बीच में होगा, जब कोई भी करंट सेल से ना लिया जाए, दैट इज नोन एज EMF। उसको हम क्या पढ़ते हैं, EMF पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा ध्यान से EMF। अच्छा इस EMF को रिप्रेजेंट करते हम, इट इज रिप्रेजेंटेड एज E सेल। इसको हम किससे लिखते हैं, E ऑक्सीडेशन अलग,
एनोड का, ई रिडक्शन कैथोड का। जब ई सेल लिखा तो पूरे सेल का, एनोड और कैथोड मिला के हो गया, ठीक है ना। अच्छा अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, जरा मुझे बताइए, अगर मैं लिखूं ई नॉट सेल, मुझे बताइए क्या है? स्टैंडर्ड। बिल्कुल सर, दिस इज नोन एज स्टैंडर्ड ईएमएफ, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड ईएमएफ, दिस इज स्टैंडर्ड ईएमएफ। अच्छा सर, स्टैंडर्ड ईएमएफ का मतलब कि जब ईएमएफ को मेजर किया जाए स्टैंडर्ड कंडीशंस पे, और स्टैंडर्ड कंडीशंस का मतलब वही ऊपर जो था 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन दोनों सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट्स का, 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 एटीएम प्रेशर, ठीक है ना। स्टैंडर्ड ईएमएफ पढ़ेंगे। और ईएमएफ को मेजर करने का जो तरीका होता है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियोमेट्री। ईएमएफ को पोटेंशियोमेट्रिक मेथड से मेजर करते हैं। ये पोर्शन आप फिजिक्स में पढ़ोगे वॉल्यूम सेकंड में। इस बार वॉल्यूम सेकंड में फिजिक्स में आप पढ़ोगे पोटेंशियोमेट्रिक मेथड, जो आपके प्रैक्टिकल पोर्शन भी होता है और थ्योरेटिकल पोर्शन भी होता है, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड ईएमएफ को कैसे मेजर करते हैं? इट इज मेजर्ड बाई पोटेंशियोमेट्रिक मेथड या पोटेंशियोमेट्री, इट इज मेजर्ड बाई पोटेंशियोमेट्री। पोटेंशियोमेट्री जहाँ व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ोगे आप, जहाँ व्हीटस्टोन ब्रिज वगैरह पढ़ोगे ना, वहीं पे ये देखने को मिलता है पोटेंशियोमेट्री, ठीक है। सो पोटेंशियोमेट्री मेथड से इसको मेजर किया जाता है, लेकिन अपना काम तो है नहीं पोटेंशियोमेट्री से मेजर करने का, अपना काम तो कुछ और है जो केमिस्ट्री में लगना है, ठीक है। अब इस पूरी कहानी में, जो पूरी कहानी हमने देखी, इस पूरी कहानी में कुछ खास दम नहीं था। अब जो मैं बात लिखने वाला हूँ सिर्फ वो दमदार है, ये दमदार बात है जो आगे लगनी है, जो मैं लिखने वाला हूँ, ठीक है सर। ये जो ई नॉट सेल होगा, ये जो ई नॉट, दैट इज स्टैंडर्ड ईएमएफ, स्टैंडर्ड थ्योरेटिकली इसको कैलकुलेट किया जाता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। इसको कैलकुलेट किया जाता है कैथोड के पोटेंशियल में से एनोड के पोटेंशियल को माइनस करके, कैथोड के पोटेंशियल में से एनोड के पोटेंशियल को माइनस करके। तो ई नॉट सेल किसके बराबर होगा सर? ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब मुझे बताइए व्हाट इज ई नॉट सेल? स्टैंडर्ड ईएमएफ, स्टैंडर्ड। व्हाट इज ई नॉट सी? स्टैंडर्ड कैथोड पोटेंशियल। और कैथोड का पोटेंशियल कौन सा होता है? ऑब्वियसली रिडक्शन पोटेंशियल। और ई नॉट एनोड, एनोड का पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। इसको निकालने का ये तरीका होता है। अब इसी को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। मुझे बताइए कैथोड किस साइड होता है? राइट साइड। एनोड किस साइड होता है? लेफ्ट साइड। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दैट ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, माइनस ई नॉट लेफ्ट, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताइए कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होता है? रिडक्शन, ठीक है। और एनोड पे कौन सा होता है? इसका मतलब इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, दैट ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन, है ना, माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन। बात समझ में आ गई? ये नीट में आया, पहले ये नीट में आया है। 3 ऑप्शंस थे, एक लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दीज था। ये पहले नीट में आ रखा है, तो काफ़ी सिंपल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये बात थी जो सिर्फ देखने वाली थी, क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन में, इसके आगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे उन सब में पहली चीज़ ये लगती है हमेशा, उन सब में पहली चीज़ ये लगेगी। इसको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ थोड़ी देर में, इसकी बात डिटेल में होगी थोड़ी देर में, ठीक है ना, क्योंकि वैल्यूज पता होनी चाहिए तभी तो जाके पुट कर सकते हैं हम, ठीक है जी। ये आगे बात किसकी? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की और ईएमएफ की, ठीक है। इसके बाद जो इस चैप्टर में सबसे अच्छी पढ़ने वाली बात है, जिससे हर साल जेईई में, नीट में और सीबीएसई में सवाल आते हैं, वो है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जो आपने 10th में रिएक्टिविटी सीरीज के नाम से पढ़ा था, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अच्छा 12th नीट और जेई लेवल तक आप केमिस्ट्री में 3 तरह की सीरीज पढ़ोगे। एक सीरीज आपने लास्ट टाइम पढ़ी 11th में, वो थी आपकी कौन सी सीरीज याद है थोड़ा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वाली सीरीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वाली सीरीज, ठीक है ना, जहाँ पे आपने जो आपके EMR रेडिएशंस थे उनको अरेंज किया था वेवलेंथ की बेसिस पे, ठीक है ना, IR, UV, विजिबल, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स, वो सब की सब। दूसरी सीरीज जो आप पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और तीसरी चीज़ जो 12th में आप पढ़ेंगे वो है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो लेटर ऑन कोऑर्डिनेशन में देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा अब सर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मतलब कि जितने भी तरह के इलेक्ट्रोड्स आपके पास हैं जो आप सेल में यूज करते हो, उन इलेक्ट्रोड्स को अरेंज करना। जब सीरीज कहीं पे लिखे ना, सीरीज का मतलब ही होता है अरेंजमेंट। उन इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना उनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज की बेसिस पे। द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स, द अरेंजमेंट ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इस पूरी सीरीज में जितने सवाल पॉसिबली बन सकते हैं ना, मैं सबके सब बताऊंगा, साथ में देखते रहना। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मतलब मैं डेफिनेशन में लिख लेता हूँ, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स, द अरेंजमेंट ऑफ electrodes on the basis of standard electrode potential value, on the basis of standard electrode potential values, ठीक है।
स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज़ की बेसिस पे जब अरेंज करेंगे तो इसको हम क्या पढ़ लेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पढ़ लेंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, आपको ये देखने को मिल रहा था, इसके अलावा पता कहाँ पे, जब अगर आपने 11th को अच्छे से एनालाइज करके पढ़ा हो तो 11th में आपको जब आपने पीरियोडिसिटी चैप्टर पढ़ा था वहाँ पे आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में ही देखने को मिल रहा था, ठीक है। वहाँ पे एक्सप्लेनेशन इसका था, थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन था, ठीक है। अब देखिए इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में वो इलेक्ट्रोड्स में लिख रहा हूँ जो आपको लगने हैं, जनरली आपको लगने हैं, ठीक है। इस पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप ये देखेंगे कि सर टॉप पे जो आपको देखने को मिलेगा दैट इज लिथियम। कौन सा मिलेगा आपको, लिथियम, ठीक है। लिथियम के बाद आपको मिलेगा पोटेशियम, देन बैरियम, देन कैल्शियम। मैं वही वाला लिख रहा हूँ जो लगने आपको मेजर, ठीक है। देन वी हैव कैल्शियम, देन वी हैव मैग्नीशियम, या सोडियम लिख लेता हूँ उससे पहले मैं, ठीक है ना। सोडियम, मैग्नीशियम, देन वी हैव एल्युमिनियम, देन मैंगनीज, देन जिंक। इसके बाद आपको जिंक मिलेगा। इनमें से जो लगने वाले हैं उनको मैं गोला लगा दूंगा, आपको याद रखनी नहीं है वैल्यूज, ना ही रटने की जरूरत पड़ेगी। इन पे सवाल जब बनता है कॉम्पिटिटिव में या एग्जाम में, रटने वाला नहीं बनता, अदरवाइज इनको रटने के लिए ट्रिक्स भी होती हैं। रटने वाला सवाल नहीं बनता, आपको जो सवाल बनेगा वो लॉजिकल बनेगा, ठीक है ना। जब बच्चा दिन रात रटने बैठ गया, इसको सवाल ही कुछ और आ गया, डाटा दे रखा है सबका सब, रट के कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। देन आफ्टर दैट जिंक के बाद आपको मिलेगा, ठीक है, पहला आ गया लिथियम, ठीक है। अब देखना इसमें एक इंपॉर्टेंट लिथियम जो आपको याद रखना, जो लगना है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आपको लगनी है मैग्नीशियम लगना है, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एल्युमिनियम लगना है, सवालों में मिलेगा, PYQ में हमेशा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जिंक लगना है, ठीक है। मैंगनीज का भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका आ गया आयरन, कोबाल्ट, निकल, उसके बाद आएगा टिन, उसके बाद आएगा लेड, ठीक है। आयरन, कोबाल्ट, निकल, टिन और लेड। अब ये आयरन जो आपका है ये भी आपको यूज़ हो जाएगा, ये भी आपको देखने को मिलेगा सवालों में, ठीक है। लेड आ गया। अब इस लेड के बाद जो बीच में आपको देखने को मिलेगा वह है हाइड्रोजन, H2 के फॉर्म में लिखता हूँ मैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो H पॉजिटिव आयन के फॉर्म में होगा, ठीक है। यहाँ तक की सीरीज, इस पूरी सीरीज में जो बात होती है वो इसके रेस्पेक्ट में होती है, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में। मैं सब चीज़ें सिखा दूंगा, ध्यान से देखते रहना, ठीक है। अब इस हाइड्रोजन के नीचे जब आप आओगे तो हाइड्रोजन के निचले वाले जो आपको देखने को मिलेंगे, वी हैव कॉपर, इसके बाद कौन सा मिलेगा, कॉपर, देन वी हैव आयोडीन, देन वी हैव सिल्वर, देन वी हैव ब्रोमीन, देन वी हैव क्लोरीन, इसके बाद आपको मिलेगा Cl2, ठीक है। इसके बाद आपको गोल्ड मिलेगा और इसके बाद आपको फ्लोरीन देखने को मिल जाएगा। ये वो मोटे मोटे मैंने लिखे। अब क्योंकि मेरे को ऐसी याद है, आप चाहो तो ट्रिक के हिसाब से भी याद रख सकते हो, लेकिन ये लगने नहीं है, रट के कोई फायदा नहीं होने वाला इनको, इनका डाटा दिया होता है, सवाल कैसे अप्रोच करना वो बता दूंगा, ठीक है। अब इनमें से जो लगने वाले हैं उनको भी मैं इस तरीके से दिखा देता हूँ आपको, देखिएगा कॉपर, सिल्वर याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये फ्लोरीन याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये मोटे मोटे हैं जिन पे सवाल बनने की हाई प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। ये क्या है, ये इलेक्ट्रोड्स हैं। किस बेसिस पे अरेंज किया गया है, इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू। अभी मैंने बताया नहीं कि किसका कम है, किसका ज्यादा है, किसका क्या है, ठीक है। अच्छा सर, ये जो हाइड्रोजन आपका है, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू, इसके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू होता है 0.0 वोल्ट, 0 होता है। कितना होता है, 0। इसलिए इसको रेफरेंस की तरह लेके चलते हैं, इससे कम किसका, इससे ज्यादा किसका, ठीक है। ये सेंटर में आ गया, इससे कम इससे ज्यादा देखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसका आ गया 0.0 वोल्ट। ये जो आपका लिथियम था सर, ये जो लिथियम है, इस लिथियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अमंग ऑल द इलेक्ट्रोड सबसे कम होता है। सबसे कम पोटेंशियल किसका, लिथियम का हो जाता है, ठीक है। दैट इज -3.05 वोल्ट, -3.05 वोल्ट, ठीक है ना। इतना सा आप याद रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई भारी बात नहीं है, सबका याद रखने की जरूरत नहीं है, डाटा दिया होता है, ठीक है। सबसे कम पोटेंशियल किसका, लिथियम का, वो कितना, -3.05 वोल्ट। पोटेंशियल को वोल्ट में ही मेजर करते हैं, ठीक है। और इनमें से सबसे ज्यादा किसका होगा फिर, सर फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होगा, और फ्लोरीन का आपको देखने को मिलेगा 2.87 वोल्ट, 2.87 वोल्ट, ठीक है ना। 2.87 वोल्ट पोटेंशियल आपको देखने को मिलेगा फ्लोरीन का, ठीक है। ये आ गया। अब हाइड्रोजन का 0, इससे ऊपर वाले जितने भी थे, ये सीरीज एनसीईआरटी पे उल्टी, आप दो तरीके से इसको पढ़ सकते हो। जो मैंने बनाई वो मैंने बनाई किस फॉर्म में, अब देखो इस डेफिनेशन को अगर मैं थोड़ा और मोटा करना चाहूँ तो फिर डेफिनेशन मोटा ये होगा, सर ये जो मैंने सीरीज बना रखी है, ये सीरीज इस बेसिस पे है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इंक्रीजिंग वैल्यूज की बेसिस पे है ना। अगर आप इसको उल्टा लिखो फिर आप किस बेसिस पे लिखते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप किस तरीके से इसको लिखते हो, ठीक है। अच्छा, ये जो आपके पास लिथियम से लेके हाइड्रोजन तक के जितने भी स्पीशीज हैं, जितने भी इलेक्ट्रोड्स हैं, लिथियम से लेके हाइड्रोजन तक, मुझे बताइए इन सबका वैल्यू हाइड्रोजन को छोड़ के कितना होगा, नेगेटिव। सबका कितना होगा, ये अंडरस्टूड बात है, सबका कितना होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन को छोड़ के कॉपर से लेके फ्लोरीन तक सबका कितना होगा, पॉजिटिव होगा, ये अंडरस्टूड बात है, ठीक है ना। पूरी कहानी बता रहा हूँ मैं, फिर बता रहा हूँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इस डैनियल सेल के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें, ठीक है। अच्छा, ये सबके सब हाइड्रोजन तक इनका पोटेंशियल कितना है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब देखना एक और बात समझना, एक और बात ध्यान से समझना।
सर इनके जो भी वैल्यूज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिखे होते हैं, ये जो भी वैल्यूज़ दिखाए जाते हैं, ये सब के सब वैल्यूज स्टैंडर्ड हैं। लेकिन आपको ये पता है कि इनमें से कुछ एनोड की तरफ काम करेंगे, कुछ कैथोड की तरफ। सर जो एनोड की तरह काम करेगा उसका अगर मैंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा, और जो कैथोड की तरह काम करेगा उसका अगर मैंने रिडक्शन पोटेंशियल मिला, तो इसकी वजह से पूरे अरेंजमेंट में गड़बड़ हो जाती है। तो आपको क्या करना है, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जितने भी स्टैंडर्ड वैल्यूज दिए हैं वो सब के सब हैं रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यूज। कौन से वैल्यूज हैं? फिर से याद रखना, इट मीन्स स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज रिडक्शन पोटेंशियल एक्चुअली। सो रिडक्शन पोटेंशियल इज कंसिडर्ड एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जितने भी वैल्यूज मिलेंगे वो सब के सब कौन से हैं? सिर्फ अगर ऑक्सीडेशन के हो तब क्या करें वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए जितने भी वैल्यूज हैं सब के सब कौन से होंगे? रिडक्शन। सो दैट मींस रिडक्शन पोटेंशियल इज टेकन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल इज टेकन एज स्टैंडर्ड। सब के सब जो वैल्यूज हैं कौन से हैं? याद रखना। तो जब अब अगर आपको चार ऑप्शंस में आ गया कि विच potential which electrode which is taken as standard electrode potential, so reduction potential is considered as standard electrode potential। तो ये सब के सब वैल्यूज कौन से हैं? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SRP। ये जितने भी वैल्यूज हैं कौन से हैं? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स के वैल्यूज हैं। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, ये है बात मुद्दे वाली। सर जितने भी इलेक्ट्रोड्स हाइड्रोजन से जो ऊपर वाले हैं, जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव हो, जितना कम पोटेंशियल, जितना कम उतनी ज्यादा क्षमता के इलेक्ट्रॉन लूज कर सके। और इलेक्ट्रॉन लूज करने की क्षमता किसके पास थी? एनोड के पास। किसके पास थी? इसका मतलब वो जो नेगेटिव पोटेंशियल वाले हैं, इन जनरल बता रहा हूं मैं, इन जनरल बता रहा हूं मैं, ध्यान रखना, अदरवाइज हो सकता है बैटरी इधर 2 का बनाया हो। इन जनरल वो इलेक्ट्रोड जिस इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू कम हो वो एनोड की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करेगा? एनोड की तरह। तो अगर मैं इस पूरी सीरीज में जनरल कंपैरिजन लगाऊं तो ये जो नेगेटिव वाले हैं, ये नेगेटिव वाले किसकी तरह बिहेव करेंगे? दे बिहेव एज एनोड। दे बिहेव एज एनोड। लेकिन जब इनका कंपैरिजन किनके साथ करूं? हाइड्रोजन के निचले वालों के साथ। ठीक है ना। एक तो ये बात है कि इनका आपस में कंपैरिजन करूं। अब जब मैं इनका आपस में कंपैरिजन करूं तो मुझे बताइए, इनका आपस में कंपैरिजन करने पे मान लो मैंने एक लिथियम ले लिया, या मान लो एक मैग्नीशियम लिया, एक जिंक लिया, मुझे बताओ मैग्नीशियम और जिंक में से एनोड कौन बिहेव करेगा? मैग्नीशियम। जिसका पोटेंशियल का वैल्यू जितना कम वो एनोड की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन की क्षमता उतनी ज्यादा, उसमें ऑक्सीडेशन की क्षमता उतनी ज्यादा होगी। ठीक है ना। ये एनोड की तरह बिहेव करेगा। ओके, अच्छा, जो एनोड की तरह बिहेव करेगा वो क्या करेगा? इट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन। वो ऑक्सीडेशन की तरह काम करेगा। सही, ऑक्सीडेशन करेगा। अच्छा, जो ऑक्सीडेशन करेगा वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। सर वो स्पीशी जो इलेक्ट्रॉन लूज करे दैट बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये आपको पता है, ये है मुद्दे वाली बात इसमें। ठीक है ना। देन दो स्पीशीज विच अंडरगो ऑक्सीडेशन दे बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत ही बढ़िया, दे बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है ना, दे बिहेव एज रिड्यूसिंग। ठीक है, मुझे बताइए मैग्नीशियम में और जिंक में से अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन? मैग्नीशियम। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम के पोटेंशियल का वैल्यू कम। जितना कम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू उतना रिड्यूसिंग पावर ज्यादा, उतना रिड्यूसिंग पावर। ये एप्लीकेशन में मैं अलग से भी लिखूंगा। ठीक है ना। अब बताइए मेरे को, ये हाइड्रोजन से निचले वाले जितने भी थे, इन हाइड्रोजन से निचले वालों का पोटेंशियल पॉजिटिव, सबका पोटेंशियल। अच्छा, अगर नेगेटिव वाले ऊपर वालों को निचले वालों से कंपेयर करने पे बता रहा हूं मैं सिर्फ ये। ठीक है, अदरवाइज दो का कंपैरिजन भी आपस में होता है। ये सब के सब किसकी तरह बिहेव करेंगे? इन सब का पोटेंशियल है जी पॉजिटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब मैं ऐसा लिखूं, ठीक है। अब पॉजिटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वाले किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं? सब के सब कैथोड की तरह। लेकिन जब कंपैरिजन किसके साथ हो? हाइड्रोजन से ऊपर वालों के साथ। ठीक है। अच्छा, अगर कैथोड की तरह बिहेव करेंगे तो क्या जाएंगे? बहुत अच्छे रिडक्शन। और वो जो रिडक्शन करे दे बिहेव एज, बहुत अच्छे, दे बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत ही बढ़िया, दे बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मेरे को ये बताइए, सिल्वर में से और फ्लोरीन में से अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन? फ्लोरीन। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, फ्लोरीन का वैल्यू, ये लास्ट टाइम भी था आपका, ये लास्ट टाइम भी था आपका कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पावर किसका। तो अब जब कभी भी रिड्यूसिंग पावर और ऑक्सीडाइजिंग पावर को कंपेयर किया जाए, ये रिडॉक्स से कनेक्ट होता है, इसलिए जब 11th एनसीईआरटी खोलोगे ना, ये चीज़ें वहाँ पे लिखी होती है। जब इनको आपस में कंपेयर करोगे, ठीक है, बहुत बढ़िया बात होगी जी ये। ठीक है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स on the basis of their standard electrode potential values or standard reduction potential values. Standard reduction potential among all these electrodes, lithium is the one with the lowest value of standard reduction potential, and fluorine is the one with highest value of standard reduction potential, and hydrogen, which is taken as a reference electrode, has got a value of 0 volt, which is arbitrarily taken as 0 volt. ठीक है, इसको consider करते हैं 0 volt. The one with lowest value of electrode potential will behave as anode always.
will behave as anode, and the one with highest value of potential, highest value of standard reduction potential will behave as वो कैथोड की तरह हमेशा बिहेव करेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। आप सुनिएगा, अब इस पूरी सीरीज को देखते हो आपने कुछ चीज़ें सीखनी है तो आपको पता होनी चाहिए इसके एप्लीकेशन वाले पार्ट में। ठीक है ना, तो मैं लिख लेता हूँ एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एप्लीकेशन ऑफ, तो अब मैं लिख लेता हूँ एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अगर ये सीख लिया ना तो समझो जेई के सवाल हो गए, नीट के तो हल्के ही होते हैं वैसे भी। ठीक है, सो एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एप्लीकेशंस। ठीक है जी, पहला एप्लीकेशन लिख रहा हूँ मैं, पहला एप्लीकेशन पूरी कहानी इमेज सामने रखना सर। पहला एप्लीकेशन टू कंपेयर द रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर्स, टू कंपेयर द रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर। ठीक है ना, टू कंपेयर द रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर्स। ठीक है जी, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर्स को कंपेयर करना है किस बेसिस पे, इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज की बेसिस पे, जो कहाँ पे मिलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। ठीक है, अब बताइए मेरे को, मुझे बताइए सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन, या किसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू कम, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू कम। अब इन सब में से सबसे कम किसका था, इसका मतलब इन सब में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा था, बहुत बढ़िया। सो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट था लिथियम, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट था लिथियम। अच्छा, सो लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, मुझे बताइए स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, बहुत अच्छे, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है जी, अच्छा अब अगर मैंने कंपेयर करना है, आपको वैल्यूज रटने की जरूरत नहीं है, कभी भी वैल्यूज हमेशा सवाल में दी होती हैं। ठीक है, तो मुझे बताइए अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो मैं क्या लिखूंगा कि जो रिड्यूसिंग पावर्स हैं, एक याद रख लो दूसरा याद हो जाएगा, जो रिड्यूसिंग पावर है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इनवर्सली, जितना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कम उतना ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर, उतना ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर। ठीक, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। सही है ना, जितने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कम उतना ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर, उतना ज़्यादा रिड्यूसिंग। तो फिर ऑक्सीडाइजिंग में क्या लिखूंगा मैं, जितने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग। तो मैं लिख लूँगा ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। ये है जी पहली बात, ये बात समझ में आई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इस बेसिस पे सवाल बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है ना, मैं क्वेश्चन की फॉर्म में सवाल बना लेता हूँ आपको एक, ध्यान से देखिएगा। अरेंज द फॉलोइंग, arrange the following in decreasing order of reducing powers, in decreasing order of reducing powers। ठीक है, आपको reducing powers के decreasing order में लिखना है। मैं लिख लेता हूँ पहला x, y and z having E0 values -1.2 volt, 0.5 volt and -2.1 volt respectively। ठीक है, मैंने सवाल बना दिया, सवाल को समझना ध्यान से। वापस सवाल के आपके पास 3 इलेक्ट्रोड दे रखे हैं, सम एक्स वाई जेड इलेक्ट्रोड। ठीक है ना, उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के वैल्यूज दे रखे हैं। आपको क्या करना है, इन इलेक्ट्रोड्स को अरेंज करना है किस बेसिस पे, इनके डिक्रीजिंग रिड्यूसिंग पावर्स की बेसिस पे। ठीक है, अब मुझे बताइए सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, जिसका रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होगा सर, उसका जिसका पोटेंशियल का वैल्यू सबसे कम होगा। ठीक है, आपको डिक्रीजिंग में लिखना मतलब पहला बड़ा वाला लिखना पड़ेगा। तो मुझे बताइए सबसे कम वैल्यू कौन सा है, ये वाला है, और ये वैल्यू किसका था, जेड का। इसका मतलब जेड का रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा है ना, जेड का आ गया ज्यादा। ठीक है, अच्छा उससे कम किसका आ गया, ठीक है, इसका मतलब इसका रिड्यूसिंग पावर इससे थोड़ा कम। ठीक है ना, अच्छा इससे कम कौन है, ये सॉरी ये मतलब इसमें तो रिड्यूसिंग पावर है ही नहीं, इसमें तो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वैसे भी, तो फिर कौन सा आ गया, वाई आ गया। ठीक है ना, ये आ गया पहले पैटर्न का सवाल जो इस पे बनता है कॉम्पिटिटिव में, सीबीएसई में भी। ठीक है ना, इस पैटर्न पे सवाल बनता है कि रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग पावर को अरेंज कर लो। जेईई मेंस के पीवाई की उठा के देख लेना, हमेशा मिलेगा। ठीक है, अच्छा दूसरा ये आ गया पहला एप्लीकेशन। तो पहला एप्लीकेशन क्या है, टू कंपेयर द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर्स। ठीक है, समझ में आ गया। बताइए रिड्यूसिंग पावर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ओके, अच्छा दूसरा एप्लीकेशन, एप्लीकेशन नंबर सेकंड, एप्लीकेशन नंबर सेकंड
सेकेंड एप्लीकेशन है कि सर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बेसिस पे मेटल्स का रिएक्टिविटी बताया जाए। मेटल्स का आप मुझे बताइए सबसे रिएक्टिव मेटल कौन? सर वो मेटल की क्षमता होती है कि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करे। इसका मतलब वो मेटल जिस मेटल में इलेक्ट्रॉन लूज करने की क्षमता ज्यादा है उसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, उसका रिएक्टिविटी। और किस में क्षमता ज्यादा होगी? उसमें जिसका पोटेंशियल का वैल्यू कम होगा, जिसका पोटेंशियल का वैल्यू कम होगा। इसका मतलब ये कि ये यहां से यहां तक देखो, अगर इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां जब मैं नीचे आऊं, जब मैं यहां से यहां आऊंगा तो आप क्या देखेंगे, यहां से यहां आने पर रिएक्टिविटी क्या कर जाएगा? रिएक्टिविटी घटेगा, रिएक्टिविटी घटेगा, ठीक है ना। यहां से यहां आने पे जो रिएक्टिविटी आपका है, रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगा। रिएक्टिविटी क्या करेगा? ठीक है, तो मैं सेकंड एप्लीकेशन लिख लेता हूं, टू कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, टू कंपेयर द रिएक्टिविटी, टू कंपेयर द रिएक्टिविटी, टू कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, टू कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ, ठीक है जी, मेटल्स की रिएक्टिविटीज को आपने कंपेयर करना है, ठीक है। बताइए रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड इनवर्सली। जितना कम रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू उतना रिएक्टिव मेटल, उतना रिएक्टिव, क्योंकि उतना ज्यादा उसके पास ऑक्सीडाइज होने की क्षमता है, उतना अच्छा रिड्यूसिंग पावर होगा। तो मैं लिख लेता हूँ रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन किन का? फिर से मेटल्स की। किन की बात कर रहे हैं हम? मेटल्स की, क्योंकि नॉन मेटल की कंपैरिजन तो वो तो गेन करने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी आ गया मेटल्स का। अब मुझे बताइए इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को ध्यान में रखते हुए अगर मैं लिखूं मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, तो मुझे बताओ इन चारों में से सबसे रिएक्टिव कौन होगा? मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक और उसके बाद आयरन हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जितना कम पोटेंशियल का वैल्यू उतना ज्यादा रिएक्टिविटी, उतना ज्यादा। सर एक तो ये है कि इनका जनरल कंपैरिजन दे दिया जाए, और दूसरा ये है कि इनके वैल्यू साथ में दिए जाए, फिर तो सोने पे सुहागा है। तो अगर वैल्यूज दे दिया जाए फिर तो कहानी और खत्म हो गई। जिसका वैल्यू जितना कम हो उतना रिएक्टिव, जिसका वैल्यू जितना कम हो उतना रिएक्टिव, ठीक है। तो इन चारों में अगर मैं रिएक्टिविटी लिखना चाहूँ, मान लीजिए मैं सवाल की फॉर्म में ऐसा लिख लूँ कि अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, in decreasing order of reactivities, ठीक है। रिएक्टिविटीज के डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने लिख दिया पहला, मान लीजिए मैग्नीशियम, जिंक, एल्युमिनियम, कॉपर, ठीक है, ये चार मैंने लिख दिए। ओके, अब बताइए इनमें से अगर तो वैल्यूज नहीं दे रखे हैं तो एक जनरल आइडिया होना चाहिए, क्योंकि आपको एनसीईआरटी पे एक सवाल मिलेगा, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में एक सवाल मिलेगा जहाँ पे ये होता है वैल्यूज नहीं दिए होते, तो एक जनरल आइडिया होना चाहिए, इसलिए मैंने मोटे मोटे को अंडरलाइन किया था। बताइए इन चारों में से, ठीक है, एक बार वापस देखिएगा, इन चारों में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? ऑब्वियसली मैग्नीशियम होगा। कौन सा होगा? मैग्नीशियम होगा, ठीक है। तो मैग्नीशियम सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद एल्युमिनियम ऑब्वियस है, ठीक है ना। उसके बाद जिंक, और ये कॉपर जिसका पोटेंशियल पॉजिटिव होता है तो ये तो सबसे नीचे आ जाएगा। कॉपर का तो पॉजिटिव होता है, 0.34 वोल्ट होता है इसका, ठीक है। ये आ जाएगा इनका रिएक्टिविटी, क्या आ जाएगा इनका? रिएक्टिविटी, ठीक है। ये आ गया दूसरा एप्लीकेशन। पहला एप्लीकेशन, ठीक है, तो पहला एप्लीकेशन ये आ जाएगा कि आपके पास कंपेयर करना रिड्यूसिंग पावर स्कोर, ऑक्सीडाइजिंग, जिसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कम उसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा, उसका रिड्यूसिंग पावर। सेकंड रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, जितना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कम उतना रिएक्टिव मेटल, उतना रिएक्टिव मेटल, जितना ज्यादा उतना कम रिएक्टिव, जितना ज्यादा उतना कम रिएक्टिव। ये आ गया जी आपका दूसरा एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर थर्ड, एप्लीकेशन नंबर थर्ड, ये ध्यान से सुनना आप, ठीक, पूरा एनसीईआरटी का एनालिसिस बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, अब मुझे बताइए अगर मैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की बात करूँ या यहीं से मैं सवाल पूछूं, मुझे बताइए इन चारों में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होगा? मैग्नीशियम। सर इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब कि किस पे ये क्षमता है कि जल्दी पॉजिटिव आ सके? वो जो लूज करेगा, और लूज वो करेगा जिसके पोटेंशियल का वैल्यू कम होगा। तो इसका मतलब इन चारों में से सबसे अच्छा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन? मैग्नीशियम होगा, ठीक है। तीसरा मैं लिख सकता हूँ कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर सबसे ज्यादा किस में होगा? सर इलेक्ट्रोपॉजिटिव सबसे ज्यादा कैरेक्टर उसमें जिसके रिडक्शन पोटेंशियल का, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा? जिसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कम होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू, तो ये भी क्या आ जाएगा? सही, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, ठीक है। मतलब इन तीनों का ऑर्डर सेम ही आ सकता है। हाँ, मतलब अगर आपको याद रखना है तीनों चीजें, रिएक्टिविटी, रिड्यूसिंग पावर्स और ये, तो ये तीनों एक ही लाइन पे चल रहे हैं, तीनों एक ही लाइन पे चल रहे हैं, तीनों के तीनों, ठीक है ना। बस कॉन्सेप्ट अलग है, बाकी लाइन एक ही है सबका, ठीक है। तो आ जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू। ओके, अच्छा, इसके बाद नंबर 4 और बहुत इंपॉर्टेंट चीज
सर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को ध्यान में रखते हुए ई नॉट सेल कैलकुलेट किया जाता है। अब बताइए ई नॉट सेल कैसे कैलकुलेट करना था, मैंने ऊपर सिखाया, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। इसका मतलब ये कैथोड और एनोड की जो वैल्यूज मिलेंगे वो कहां से मिलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। कहां से मिलेंगे? सो अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपके पास गिवन हो और आपको पता हो तो आप ई नॉट सेल निकाल सकते हैं। और ई नॉट सेल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस स्टैंडर्ड ऑक्सीजन, या कैथोड के पोटेंशियल में से एनोड का पोटेंशियल माइनस करना है, ठीक है। तो फिर मैं लिख सकता हूं यहां पे नंबर 4 में, टू कैलकुलेट ई नॉट सेल, कैलकुलेट थ्योरेटिकली वैल्यूज की बेसिस पे, अदरवाइज तो पोटेंशियोमेट्री के थ्रू मेजर किया जाता है, ठीक है। अच्छा ई नॉट सेल किसके बराबर? सर ई नॉट सेल इज इक्वल टू, ठीक है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ठीक है। अब सुनना, अब बताना मेरे को ध्यान से, मैं जो बताने वाला हूँ ना इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। मुझे बताइए ये जो मैंने कैथोड और एनोड लिखा हुआ है, ये दोनों के दोनों पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। कौन से पोटेंशियल है सर? ये भी रिडक्शन पोटेंशियल और ये भी। इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना। मैंने अभी कहा कि जितने भी वैल्यूज ये ऊपर लिखे गए हैं ये सब के सब रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यूज हैं। सर इसका मतलब कि ई नॉट सेल बराबर कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है। अच्छा जब आपने ये माइनस किया तो मुझे बताइए इसका मतलब ये होगा कि वैल्यू बड़ा कौन सा रहा होगा, कैथोड का। कैथोड मैंने अभी लिखा था ऊपर कि जो आपका एनोड है वो कम पोटेंशियल वाला होगा, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सवाल में लगेगा हमेशा। इसके बाद जब सवाल करेंगे ना ये बाद में लगेगा आपको। जो लेस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला है, जो लेस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला है, इट बिहेव एज एनोड, इट बिहेव एज एनोड। लेस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला हमेशा एनोड की तरह बिहेव करेगा। ये ब्लास्टिक पॉइंट है, हमेशा लगेगा। एकदम से वैल्यूज देखने पे सीधा फॉर्मूला में पुट करोगे, जिसका पोटेंशियल जितना कम वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एनोड की तरह, ठीक है ना। और ये वैल्यूज कौन से दिए होते हैं हमेशा, रिडक्शन पोटेंशियल्स के। कौन से वाले, रिडक्शन पोटेंशियल्स के। अब सुनना, एग्जांपल देके चल रहा हूं, फिर मॉडिफिकेशन करूंगा। मान लीजिए मैंने ऐसा लिख दिया कि आप ई नॉट सेल कैलकुलेट कीजिए, आप ई नॉट सेल कैलकुलेट कीजिए किसी एक सेल का, जिस सेल में मान लीजिए मैंने ई नॉट, हाँ मैं वैल्यूज गिवन दे रहा हूँ, ठीक है ना। मान लो मैंने लिख लिया, थोड़ा सा इस तरीके से बना दूं मैं, थोड़ा और समझ जाओ क्योंकि पहली बार है तो इस चीज़ को समझना, ठीक है। देखिए मान लो निकल, ये मान लो कॉपर, कौन सा सेल बनाया मैंने, निकल कॉपर सेल, निकल कॉपर सेल बनाया मैंने, ठीक है। अच्छा ये जो निकल कॉपर, बाकी वो पूरा का पूरा सेम है, सॉल्ट ब्रिज ये वो एटसेट्रा, फलाना ढिमकाना, आपको सब पता है, ठीक है। अब मान लीजिए जो निकल है इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू मैं लिख दूं। अब मैंने जब भी वैल्यू लिखना है तो वो हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू होगा। किसका वैल्यू होगा? अब मुझे बताइए जब रिडक्शन होगा तो रिडक्शन में जो आपका स्पीशी पॉजिटिवली चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है और न्यूट्रल में आ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं लिखूंगा ई नॉट, समझना ध्यान से देखना, Ni+2 से Ni, जो मैंने लिखा ना इसका मतलब कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। स्टैंडर्ड कैसे समझ में आया, ऊपर नोट लगा है। रिडक्शन कैसे समझ में आया, +2 से न्यूट्रल जा रहा है, चार्ज घट रहा है, इसी को तो रिडक्शन बोलते हैं। अदर इस पे फिनोमेना ये नहीं हो रहा है, आपको पता है एनोड पे ये हुआ नहीं, एनोड पे हुआ निकल से निकल +2 बना होगा, समझ में आया। लेकिन वैल्यू कौन सी ली है, रिडक्शन पोटेंशियल की, इसलिए रिडक्शन लिखना पड़ा। इसलिए क्या लिखना पड़ा, अदरवाइज इस पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन क्योंकि वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल का इसलिए इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगा। मान लीजिए इसका वैल्यू जो दे रखा मैंने वो है 0.69 वोल्ट। कितना वैल्यू लिख दिया मैंने, 0.69 वोल्ट, ठीक है। अच्छा अगले वाला जो आपका कॉपर था इसमें मैंने लिख दिया कि कॉपर का जो ई नॉट है स्टैंडर्ड, यहाँ पे भी क्या कौन सा पोटेंशियल लिखना है मेरे को, रिडक्शन। तो कहानी फिर से सेम होगी, Cu+2 से Cu, सही है ना, Cu+2 से इधर रिडक्शन, अदरवाइज इधर ऑक्सीडेशन था, लेकिन वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल के चल रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया, ये माइनस में सॉरी, ये मैंने लिख दिया 0.34 वोल्ट, 0.34 वोल्ट, ठीक है। ये वैल्यू कितना आ गया, एक का आ गया -0.69 और दूसरा आ गया +0.34। ये चीज़ें मैंने दे दी, ये चीज़ें मैंने गिवन दी हैं, ठीक है ना, ये चीज़ें मैंने लिख दी, ये चीज़ें आपके पास गिवन है। ओके अब देखिए, अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि ई नॉट सेल निकालिए। अब बताइए ई नॉट सेल किसके बराबर था सर, ई नॉट सेल बराबर था ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब ये तो मैंने खुद से सेल बनाया तब आपको पता चला एनोड कौन है कैथोड कौन है। अगर मैं ये ना बनाता, मैं ये छुपा देता और ये दोनों लिख देता, ये दोनों लिख देता, फिर तो मेरे को ये समझ में नहीं आता फिलहाल देखते हुए कि एनोड कौन था कैथोड कौन था। फिर मेरे को क्या देखना पड़ता, वैल्यूज। और वैल्यूज जब मैं देखता जिसका वैल्यू कम होता वो एनोड होता, वो क्या होता, इसका मतलब ये ना भी होता तो मुझे पता है ये एनोड है और ये क्या है, ये बात अंडरस्टूड है, ठीक है। अब बताइए ई नॉट सेल किसके बराबर सर, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस, ओके ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट। लेकिन जब दोनों के दोनों वैल्यूज क्या दिए हों, रिडक्शन पोटेंशियल के, क्या दिए हों, रिडक्शन पोटेंशियल के, तो बताओ ये किसके बराबर आएगा, कैथोड कौन सा, ये तो 0.34 माइनस फॉर्मूले का, ठीक है, ब्रैकेट में
इसका माइनस ऑलरेडी है, -0.69, -0.69, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक, कितना आ जाएगा 0.34 प्लस 0.69, ठीक है। कितना हो जाएगा 13 3 6 7 8 9 10, 1.03 वोल्ट, 1.03 वोल्ट, ठीक है ना। 103 आ रहा है, 1.03 वोल्ट आ जाएगा, ठीक। ये आया ई नॉट सेल का वैल्यू। अब सुनना बात ध्यान से, जो मैं बताने वाला मॉडिफिकेशन, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, अधूरी धीरी बातें नहीं, ठीक है। अब अगर ये होता सर, अगर ऐसा होता कि इनके रिडक्शन पोटेंशियल्स का वैल्यू ना दे के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू दे दिया होता। अब देखिए एक और बात समझने वाली ये है, हमेशा किसी भी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल बराबर होता है। इट इज जस्ट दिस साइन दैट चेंजेस। ये पता कहाँ पे पढ़ा आपने? पीरियोडिसिटी में एक कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, जब आप आयोनाइजेशन एनर्जी और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ते हो, दोनों बराबर होते हैं, बस साइन बदलता है, बस साइन बदलता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये कि सर ई नॉट ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू ई नॉट फॉर अ सेम इलेक्ट्रोड, लेकिन सर बदलेगा क्या? तो इसके पीछे मान लीजिए मैं माइनस लगा देता हूँ। अगर ये प्लस में है तो वो, अगर ये माइनस में है तो ये प्लस, सिर्फ साइन बदलेगा। अगर इसके रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू 0.34 वोल्ट है तो ऑक्सीडेशन का कितना होगा? -0.34। अगर इसके रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू -0.69 है तो ऑक्सीडेशन का कितना होगा? +0.69, प्लस 0. अगर ऐसा हो तो फिर ई नॉट सेल कैसे निकालें? ध्यान से सुनना। अब सर उस टाइम पे ई नॉट सेल निकालने का फॉर्मूला, कब? ये केस सेकंड लिखता हूं मैं, ठीक है ना। केस फर्स्ट क्या था? केस फर्स्ट ये था कि जब दोनों वैल्यूज कौन से हों? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स के। स्टैंडर्ड रिडक्शन उस टाइम पे कैसे कैलकुलेट करेंगे? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट। लेकिन जब दोनों के दोनों वैल्यूज, इफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज कंसिडर्ड, इफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज, अगर आप कंसिडर कर लो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को, किसको कंसिडर करो? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को, ठीक है ना। वैल्यू नहीं बदलना चाहिए, ध्यान में सुनना, ई नॉट सेल का वैल्यू नहीं बदलना चाहिए, ठीक है ना। अब आपने जब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कंसिडर किया तो मुझे बताइए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू हो जाएगा प्लस, ठीक है ना। अब वैल्यू आना कितना चाहिए? 1.34, ठीक है। बताओ ये वैल्यू कितना हो जाएगा? निकल का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा आपका 0.69 वोल्ट, ठीक है। कॉपर का वैल्यू कितना आ जाएगा? -0.34 वोल्ट, ठीक है ना। अब क्या करना पड़ेगा सर? अब एनोड में से कैथोड माइनस करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? इसमें से ये माइनस करूंगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखते रहना कैसे होगा, ठीक है ना। फिर ई नॉट सेल बराबर होगा ई नॉट एनोड माइनस ई नॉट, ठीक है। बताओ एनोड कितना था? एनोड वाले का वैल्यू कितना आ जाएगा? वो, ठीक है ना, जिसका वैल्यू क्या हो जाए? कम, ठीक है। कितना आ रहा है? -3 0.3 नहीं, एक सेकंड, वैल्यूज में गड़बड़ तो नहीं। कितना आ जाएगा? 0.69 माइनस इंटू माइनस 0.34, माइनस माइनस फिर से प्लस, और कितना आ जाएगा? 1.03 वोल्ट, ठीक है। अगर रिडक्शन दिया यही होगा, हमेशा दिया यही होगा, लेकिन इन केस, क्योंकि एक बार नीट में बना, इन केस अगर ऐसा आ जाए कि अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स के वैल्यूज दिए हों तब फॉर्मूला ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट, अगर ऑक्सीडेशन दिया हो तो एनोड माइनस, लेकिन अगर एनोड का ऑक्सीडेशन दिया हो और कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हो तो फिर तो और गड़बड़ हो जाएगी। फिर क्या करना है? फिर दोनों को प्लस करना है। फिर दोनों को प्लस करना है। अब अगर ऐसा हो कि एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हो, इतना कंफ्यूज नहीं करेगा, वैसे इतना कंफ्यूज नहीं करेगा, बट स्टिल याद रख लेना, अगर एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हो और कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हो, फिर दोनों को प्लस करना है, लेकिन इतना कंफ्यूज करेगा नहीं, ठीक है ना। एग्जाम में तो करता नहीं है इतना कंफ्यूज, लेकिन इतना नीट तक भी इतना कंफ्यूज नहीं करेगा, ठीक है। फिर आ गया नंबर 4 एप्लीकेशन। पहला एप्लीकेशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, टू कंपेयर द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर। जितना स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू कम, उतना ज्यादा रिड्यूसिंग पावर हो गया, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट याद रख लिया, सवाल बथेरे बन जाएंगे। दूसरा रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, जितना कम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू उतना ज्यादा रिएक्टिव मेटल, ठीक है। तीसरा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, जितना कम रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू उतना इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, उतना इलेक्ट्रोपॉजिटिव। फोर्थ टू कैलकुलेट ई नॉट सेल। ई नॉट सेल हमेशा कैसे निकालना, इसको भूल जाना, अगर नहीं भी ना पता इसको भूल जाना, सिर्फ ये याद रखना, यही लगना हमेशा, यही लगना है सवालों में। सर इट इज ऑलवेज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एंड दिस ई नॉट कैथोड एंड ई नॉट एनोड आर नथिंग बट द वैल्यू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। ये आ गया ई नॉट सेल कैलकुलेट करना, ठीक है। अब देखिए एक और जबरदस्त बात, ये हर जगह लगेगा, इसके बाद जब मैं नैरनेस की क्वेश्चन पढ़ाऊंगा ना, ये वापस लगना उसमें, ठीक है। अब एक और जबरदस्त बात जो आपने 11th में भी पढ़ी है, और वो जबरदस्त बात है आपके एप्लीकेशन नंबर 5 की। सर आपके सेल में, जो सेल हम कंस्ट्रक्ट करेंगे एनोड और कैथोड को ध्यान में रखते हुए, उस सेल में एक अनिवार्य मैंडेटरी कंपलसरी बात यह कि रिएक्शन होना चाहिए, तब जाके करंट मिलेगा। सो अगर रिएक्शन ही नहीं हुआ तो करंट नहीं मिलेगा। सो देयर मस्ट बी अ स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन
इन दैट सेल विच वी आर कंसिडरिंग और विच वी आर डिजाइनिंग। अब उसमें रिएक्शन सिर्फ तब हो सकता है जब डेल जी नेगेटिव हो, ये मैंने पहली क्लास में पढ़ाया था। जब डेल जी क्या हो, नेगेटिव हो। सर जब डेल जी नेगेटिव हो तभी जाके आपका सेल में स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होगा और तभी जाके वो सेल करंट देगा, तभी जाके वो सेल करंट देगा। इसका मतलब कि रिएक्शन फिजिबल होगा या नहीं होगा, सेल काम करेगा या नहीं करेगा, ये डेल जी पे डिपेंड करता है। लेकिन सर डेल जी का डिस्कशन तो थर्मोडायनामिक्स में होता है, तो यहाँ पे तो लगना नहीं है, तो यहाँ पे क्या लगना है, इनोट सेल। अब इनोट सेल का कंपैरिजन डेल जी से होगा, जो आपको देखने को मिल रहा था 11th थर्मो में भी, एक जगह पे सिर्फ एंड पे था, जहाँ पे आपने उस पर सवाल भी किया था पिछली बार, ठीक है ना, आपने किए होंगे अगर, तो मैं लिख लेता हूँ टू डिटरमिन, ये भी इंपॉर्टेंट है, द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, to determine the feasibility of a reaction, to determine the feasibility of reaction, आपका सेल काम करेगा या नहीं करेगा इस चीज़ को डिटरमिन करना, ठीक है ना। अब देखिए जी सेल कैसे काम करेगा। सर रिएक्शन फिजिबल या स्पॉन्टेनियस कब होगा, जब डेल जी नेगेटिव हो, जब डेल जी क्या हो। अब इसका मोटा क्राइटेरिया ये है कि डेल जी शुड बी नेगेटिव, डेल जी शुड बी नेगेटिव। और सर डेल जी के रिलेटेड तो बात है नहीं यहाँ पे, सर डेल जी तो डेल एच माइनस टी डेल एस गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन लगा के निकालते थे अपन, ठीक है। यहाँ पे तो वैसा कुछ दिख ही नहीं रहा है, ना एंट्रोपी ना एंथैल्पी की बात हो रही है, यहाँ तो इनोट सेल की बात हो रही है। इसका मतलब डेल जी और इनोट सेल के बीच में रिलेशन होगा, ठीक है ना, जो लेटर ऑन हमने पढ़ना भी है, बट अभी के लिए मैं रिलेशन लिख देता हूँ। सो वी नो that del G is equal to माइनस एन एफ ई नॉट सेल, पढ़ा लास्ट टाइम भी पढ़ा है मैंने, ठीक है ना, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, डेल जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ठीक है। अच्छा व्हाट इज डेल जी, या डेल जी नॉट लिख लेता हूँ मैं, स्टैंडर्ड लिखना चाहो तो, व्हाट इज डेल जी नॉट, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। ओके व्हाट इज एन, सर एन इज नथिंग बट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन इज नथिंग बट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, दोज आर पार्टिसिपेटिंग इन अ रिडॉक्स रिएक्शन, जो पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। What is F, sir? F is Faraday constant. F is Faraday constant. F is Faraday. That is the charge present or charge occupied by 1 mole of electron. एक मोल इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होगा उसको Faraday constant कहते हैं, ठीक है। So N is number of moles of electrons. Number of moles of electrons, ठीक है। अच्छा what is F? Faraday constant. Faraday या फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, ठीक है ना, फैराडे कांस्टेंट, ये चार्ज का यूनिट होता है, फैराडे चार्ज का बड़ा यूनिट है ना, बिल्कुल सबसे बड़ा यूनिट होता है। और फैराडे का मतलब कि एक मोल इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज, अब एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन, सर एवोगैड्रोस नंबर के बराबर, सर एक इलेक्ट्रॉन पे माइनस 1.67 इंटू 10⁻⁻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 9650 कॉलम, 96500 कॉलम, 96500, दो ये 500 से थोड़ा नीचे होता है लेकिन राउंड ऑफ करके इतना लिखा जाता है, ठीक है ना, 96500 कॉलम्स, ठीक है। अच्छा ई नोट सेल, ये सर ये वही स्टैंडर्ड ईएमएफ जो ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड से निकाल रहे थे, ठीक है। अच्छा अगर रिएक्शन फिजिबल होगा तो डेल जी कितना होना चाहिए, नेगेटिव। अब सुनना ध्यान से, अब सुनना ध्यान से, सर ना ही फैराडे माइनस में हो सकता है, ना ही एन माइनस में हो सकता है, माइनस में तो इलेक्ट्रॉन चलता ही नहीं है, चार्ज होता है सिर्फ। मैं ऐसा बोल दूं कि इसमें -2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो बेवकूफ़ी वाली बात है। सर सिर्फ माइनस प्लस में ई नॉट सेल हो सकता है। अब मुझे बताइए, अगर 3 केस बनाऊंगा मैं फिर से, यहाँ से 3 केस बनेंगे, यहाँ से ध्यान से सुनना। पहला केस, केस नंबर 1, सर केस नंबर 1 ये है कि इसमें जो वेरिएबल चीज़ें हैं वो वेरी करने वाली चीज़ आपके पास सिर्फ है ई नॉट सेल, वेरिएबल आपके पास सिर्फ कौन है, ई नॉट सेल है, ठीक है ना। अब मुझे बता दो, अगर मैं ई नॉट सेल को पहले केस में लिखूँ, मैं केस 1 में, कि अगर ई नॉट सेल आपका पॉजिटिव है, ई नॉट सेल कैसा है, पॉजिटिव। अब मुझे बताओ, अगर ई नॉट सेल पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, लेकिन साथ में साइन कौन सा है, सब किसके बराबर हो जाएगा, नेगेटिव के बराबर। सर इसका मतलब ये होगा कि अगर ई नॉट सेल पॉजिटिव है तो डेल जी कितना आएगा, नेगेटिव। सर अगर डेल जी नेगेटिव आया तो उस टाइम पे रिएक्शन फिजिबल, उस टाइम पे रिएक्शन फिजिबल, आपने सही बैटरी बनाया है, काम करेगा, ठीक है ना। तो उस टाइम पे रिएक्शन क्या होगा, फिजिबल या स्पॉन्टेनियस, फिजिबल या स्पॉन्टेनियस, ठीक है, पहला केस। दूसरा केस, अगर ई नॉट सेल का वैल्यू, केस सेकंड, अगर ई नॉट सेल का वैल्यू नेगेटिव हो, अगर ई नॉट सेल का वैल्यू मुझे बताइए, इसका वैल्यू नेगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसका मतलब डेल जी का वैल्यू कितना आ गया, तो डेल जी का वैल्यू पॉजिटिव, और डेल जी का वैल्यू पॉजिटिव का मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस, सही है, नॉन फिजिबल, नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है, बात क्लियर हुई। तो जो बैटरी आपने बनाया वो कबाड़ा है, वो काम नहीं करेगा, वो काम नहीं करेगा, ठीक है। केस थर्ड क्या होगा, सर केस थर्ड ये होगा, केस थर्ड ये होगा कि ई नॉट सेल का वैल्यू 0, मतलब कैथोड और एनोड का जो पोटेंशियल लिया था वो बराबर है ऑपोजिट में, ठीक है। तो ई नॉट सेल 0, ई नॉट सेल कितना 0। सर अगर ई नॉट सेल 0 तो डेल जी 0, इसकी वैल्यू से फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो डेल जी टोटल कितना आएगा 0। और जब डेल जी 0 होता है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन, कौन सा कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो आपका इक्विलिब्रियम होगा उस टाइम पे, इक्विलिब्रियम
कंडीशन होगा जी, ठीक है। कौन सा कंडीशन? इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा, ठीक है। ये 3 केस मैंने यहाँ से बना दिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस, तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट केस, ठीक है। सो टू डिटरमिन द फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन, del G is the actual criteria, and del G for a reaction must be negative. There must be decrease in Gibbs free energy, and that decrease in Gibbs free energy is actually the conversion into work. वही घट के वर्क में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क में। थर्मोडायनेमिक्स में आपका प्रेशर वॉल्यूम वर्क, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वर्क में। एंड वी नो दैट del G is equal to minus NF E naught cell, minus NF E naught cell। सर अगर E naught cell का वैल्यू पॉजिटिव आया तब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इस पे सवाल बनते हैं, और सवाल इस हिसाब से बनते हैं कि मान लीजिए जैसे मैंने ऊपर लिखा था ना भी E naught cell का वैल्यू निकालने को दिया था। अब मान लीजिए मैं आपको एक रिएक्शन दे दूं और उसमें ये वैल्यूज दे दूं कैथोड के भी और एनोड के भी, फिर मैं आपको बोलूं कि बताइए क्या ये जो बैटरी हमने बना रखा है ये फिजिबल, इसमें रिएक्शन होगा या नहीं होगा, ये काम करेगा या नहीं करेगा। आपको क्या करना है? आपको E naught cell निकालना है, सिर्फ del G नहीं निकालना है, आपको E naught cell निकालना है। जब आपने E naught cell निकाला, अगर E naught cell का वैल्यू पॉजिटिव आया तो मतलब del G नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब आपका बैटरी काम करेगा, तो वो रिएक्शन फिजिबल दिखाएगा उस टाइम पे। लेकिन अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ गया तो आपने गलत बैटरी बनाया है, ठीक है ना। अब इसको ध्यान में रखते हुए एक और बात, ये सारा कंटेंट एक जगह नहीं मिलता है, ध्यान से सुनते रहना इसको, ठीक है। अब एक और बात मैं आपको ये बताऊं कि मान लीजिए आपने बैटरी बनाना और बहुत सुंदर बैटरी आपको चाहिए, बहुत अच्छे वोल्टेज वाला बैटरी चाहिए। सर आपके पास चॉइसेस हैं, एनोड कैथोड कोई भी ले सकते हो आप, ठीक है। अब मान के चलना कि मैंने क्या किया, एक मैंने मैग्नीशियम कंसिडर किया, दूसरा जिंक। अगर मैंने ये कंसिडर किया, मैग्नीशियम और जिंक कंसिडर किया, तो मुझे बताओ ये मैग्नीशियम और जिंक में वैल्यू का डिफरेंस कितना होगा? थोड़ा ही होगा, थोड़ा ही तो है ना, डिफरेंस थोड़ा ही है, ठीक है। अब ये जो थोड़ा डिफरेंस है इसका मतलब E naught cell का वैल्यू कम आएगा, E naught cell का वैल्यू कम। लेकिन अब मैं एक काम करूं कि एक बहुत ऊपर वाला और एक बहुत निचले वाला इलेक्ट्रोड पकड़ूं, तो आप देखोगे E naught cell का वैल्यू बहुत ज्यादा आएगा, और E naught cell के वैल्यू का बहुत ज्यादा होने का मतलब है वोल्टेज बहुत ज्यादा होगा, वोल्टेज बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगा जब जे मेंस की बुक पढ़ोगे ना, वहां पे देखने को मिलेगा, ठीक है। एनसीईआरटी भी इसको अच्छे से लिखा नहीं है इस बात को, लेकिन ये अंडरस्टूड बात होती है। तो एक अच्छा बैटरी, एक अच्छे वोल्टेज वाला अगर बैटरी बनाना है तो बेहतर है कि आप ऐसा एनोड सेलेक्ट करो जिसके पोटेंशियल का वैल्यू कम हो, और ऐसा कैथोड सेलेक्ट करो जिसके पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा हो। जितना ज्यादा डिफरेंस मिलेगा उतना ज्यादा वोल्टेज मिलेगा और उतना अच्छा बैटरी होगा, तो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट और हाँ, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उस टर्म्स में भी अगर बात कर सकती हो तो वो बैटरी आपका बहुत जबरदस्त काम करेगा, ठीक है ना। ये आ गया आपका पहला एप्लीकेशन, ये ठीक है। बताइए मेरे को व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स। अब आप चाहो तो मॉडिफाई करके लिख सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज। क्यों? वाई? बिकॉज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज कंसिडर्ड एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, राइट। अच्छा, इसके बाद अरेंजमेंट जो हमने किया लिथियम से लेकर फ्लोरीन तक, नहीं भी याद है कोई दिक्कत नहीं, बस मोटे मोटे याद रखना, ठीक है। और जीरो किसका था? हाइड्रोजन। जीरो किसका था? हाइड्रोजन का, ठीक है ना। अब मुझे बताइए, इसी को ध्यान में रखते हुए, इस पूरे को ध्यान में रखते हुए अब मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ से यहाँ की तरफ आऊँ, अगर मैं लिथियम से फ्लोरीन की तरफ आऊँ इस सीरीज में जो मैंने बना रखा है, जिस हिसाब से मैंने बना रखा है, तो मुझे बताइए लिथियम से फ्लोरीन की तरफ आने पे रिडक्शन पोटेंशियल्स के वैल्यूज बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो रिड्यूसिंग पावर भी क्या करेगा? रिड्यूसिंग पावर घटेगा, रिड्यूसिंग पावर और ऑक्सीडाइजिंग पावर, ठीक है। यहाँ से यहाँ आने पे, यहाँ से यहाँ आने पे आपका रिड्यूसिंग पावर क्या करेगा? सर रिड्यूसिंग पावर डिक्रीजेस, रिड्यूसिंग पावर और ऑक्सीडाइजिंग पावर बहुत बढ़िया, ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीजेस, ठीक है। सम अप करके लिख रहा हूँ मैं सिर्फ, ओके। ये बात एक। अच्छा, दूसरा, इसी में यहाँ से यहाँ आने पे, इसी लाइन में लिख रहा हूँ मैं, रिएक्टिविटी मेटल्स का, रिएक्टिविटी घटेगा ना, ठीक है। रिएक्टिविटी घटेगा, क्योंकि आपको पता है ये चीज़ डायरेक्टली थी, रिएक्टिविटी घटेगा, सही चीज़ भी हमने देख ली, रिएक्टिविटी घट रहा है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ आने पे जो आपके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू था वो क्या हो रहा था? बढ़ रहा था, ठीक है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ रहा था, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ रहा था, तो इतना लिख लो, तो ऊपर के लिए घट रहा है, ऑपोजिट में चलेगा, सिर्फ इतना सा आपका, ठीक है ना। ये काम आ गया जी आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ठीक है। अच्छा, इसका पहला एप्लीकेशन क्या मिलेगा आपको? टू कंपेयर द रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर, ठीक है ना। जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू जितना कम, उसका रिड्यूसिंग पावर उतना ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, सेकंड, टू कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, ठीक है। उसके बाद टू इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, उसके बाद टू कैलकुलेट E naught cell which is equal to E naught cathode minus E naught anode, ठीक है। और उसके बाद टू डिटरमिन द फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब सुनिए एक और बात सुनिएगा ध्यान से, एक और चीज़, ये अपने 10th में भी पढ़ी हुई है। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। एक और चीज़ बता रहा हूँ, सिर्फ एक और चीज़, बोझ ना बने इसलिए, लेकिन एक मज़े वाली बात है कि रिकॉर्डेड है तो टेंशन नहीं रहेगी, ठीक है ना। 2x पे भी प्ले कर सकते हो फिर। अच्छा, एक और चीज़ ये है, मुझे ज़बरदस्त बात है, एक और ज़बरदस्त बात, ठीक है ना। मैं इससे रिलेटेड जितने भी पॉसिबल सवाल बनते हैं वो मैं सब के सब बता रहा हूँ एक ही साथ में, ठीक है। अब एक और ज़बरदस्त चीज़ ये है
सर ये जो आपके मेटल हाइड्रोजन से ऊपर वाले हैं, हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी मेटल हैं, इन मेटल्स में क्योंकि इनका रिएक्टिविटी ज़्यादा है, इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू कम है, तो ये हमेशा क्षमता रखते हैं कि अगर इनको एसिड के साथ ट्रीट किया जाए, अगर इनके इलेक्ट्रोड को एसिड में डाला जाए, तो ये क्षमता रखते हैं एसिड से हाइड्रोजन लिबरेट करने की। ये क्षमता रखते हैं एसिड से हाइड्रोजन लिबरेट करने की। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। मान लीजिए आपके पास जिंक इलेक्ट्रोड है, या जिंक का एक परत बनाया आपने, उस पर H2SO4 डाल दो, डाइल्यूट H2SO4 जैसे ही डाल दोगे आप देखोगे एकदम से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। अब आप देखना चाह रहे हो हुआ नहीं हुआ तो लाइटर लेके जाओ पास, पता चल जाएगा, ठीक है ना। हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा, इनफ्लेमेबल होता है, बहुत जल्दी आग पकड़ता है, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर मैं क्या कर दूं, एक कॉपर की परत ले लूं, कॉपर का इलेक्ट्रोड ले लूं, कॉपर की प्लेट ले लूं, और उसके ऊपर आप डाइल्यूट H2SO4 डालो, डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेट बहुत खतरनाक होता है, डाइल्यूट H2SO4 डालो, कुछ भी नहीं होगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पर कोई फर्क नहीं। क्यों? क्योंकि सर ये कॉपर आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रखता है, या हाइड्रोजन से नीचे वाला है, और ये हाइड्रोजन से निचले वालों में क्षमता नहीं होती कि एसिड से हाइड्रोजन को लिबरेट करवा सके, एसिड से हाइड्रोजन को लिबरेट करवा सके, ठीक है। तो मैं इसको इस पॉइंट में लिखता हूं, देखिएगा इस तरीके से मैं इसको लिख लेता हूं, एप्लीकेशन नंबर 6 में लिख लेता हूं मैं, टू डिस्प्लेस, वेदर टू डिस्प्लेस, ठीक है ना, टू डिस्प्लेस H2 फ्रॉम एसिड, H2 फ्रॉम एसिड, ठीक है। बताइए कौन से वाले हैं जो हाइड्रोजन को एसिड से लिबरेट करने की क्षमता रखते हैं? वो वाले जिनका पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम है, जिनका पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम है, मतलब हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी थे ना कम वाले, वो सब के सब हाइड्रोजन को लिबरेट करने की क्षमता रखते हैं, डिस्प्लेस करने की क्षमता रखते हैं, डिस्प्लेस करने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। देखिए इस तरीके से बना रहा हूँ मैं, जरा समझ लो बात को, ठीक है। मान लीजिए मैंने 2 बीकर बनाए, इस बीकर में मैंने इलेक्ट्रोड रख लिया जी मैग्नीशियम का, किसका? मैग्नीशियम का, ठीक है। और यहाँ पे ऐड कर दिया, ये जो मैंने सोल्यूशन ले रखा है ये H2SO4 है, और वो भी डाइल्यूट, कौन सा? डाइल्यूट H2SO4 है। क्योंकि सर जो कॉन्सेंट्रेटेड होता है ना बहुत खतरनाक होता है, ये मजबूर कर देता है रिएक्ट करने पे, चाहे ये करे ना करे वो मजबूर कर देगा इसको रिएक्ट करने पे, ठीक है। अच्छा दूसरा इस साइड यहाँ पे मैंने ले रखा है, ठीक है, कॉपर ले रखा है, मान लीजिए मैंने कॉपर ले लिया, ठीक है, ये आ गया कॉपर का इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। और इसको भी किसमें? डाइल्यूट H2SO4 में, दिल H2SO4 में, इसको दिल H2SO4 भी पढ़ते हैं, ठीक है। डाइल्यूट H2SO4 में डाल दिया। अब क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन से निचले वाला था और ये डाइल्यूट है, रिमेंबर दिस डाइल्यूट, तो इसमें क्षमता नहीं है कि इसको मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा सर, नो रिएक्शन, ठीक है ना। अब देखना अगर मैं इसको इस तरीके से दिखाता ना तो कहीं ना कहीं बच्चा गलत करता। देखो कैसे गलत करता, अगर मैं लिखता Mg प्लस H2SO4 प्लस H2SO4, आप क्या बना लेते सर? MgSO4 प्लस H2, यही बनाता, सही अंडरस्टूड बात है, ठीक है ना। प्लस H2 गैस लिबरेट हो जाता। अच्छा यहाँ पे अगर मैं लिखता Cu प्लस H2SO4 तो अब क्या बनाते? CuSO4 प्लस H2, लेकिन आप जो बनाते हो गलत होता है, ऐसा होता ही नहीं। ऐसा होता तो रिएक्शन हुई ना, रिएक्शन तो होगी नहीं, ठीक है ना। तो जो आप बनाते हो गलत होता, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होता। कॉपर ये क्षमता नहीं रखता कि हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सके मिनरल एसिड से, मिनरल एसिड से, तो यहाँ पे नहीं होगा और यहाँ पे होगा। लेकिन ये काम तब होगा जब कॉन्सेंट्रेटेड हो, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड खुद में इतना खतरनाक होता है, तेजाब होता है, वो मजबूर करता है रिएक्ट करने में इसको, ठीक है। तो अगर ये होता कि Cu प्लस H2SO4, लेकिन ये कैसा होता? कॉन्सेंट्रेटेड होता, प्योर होता, तो उस टाइम पे आपका CuSO4 प्लस H2 ये काम हो जाता, क्योंकि बहुत बड़ी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता वहां पे फिर, ठीक है ना। फिर ये काम होता, अदरवाइज ये काम नहीं होता, ठीक है ना। तो अब मुझे बताइए अगर मैं सिल्वर इलेक्ट्रोड को H2SO4 में रखूं, अगर मैं सिल्वर इलेक्ट्रोड को H2SO4 में रखूं, क्या हाइड्रोजन लिबरेट होगा? नहीं होगा, एक्सीलेंट, नहीं होगा, ठीक है। अच्छा अगर मैं कोबाल्ट इलेक्ट्रोड को H2SO4 में रखूं तो होगा? बिल्कुल होगा। ऊपर वाले कर सकते हैं डिस्प्लेस, निचले वाले डिस्प्लेस नहीं कर सकते। अब इसी चीज को, हाँ बिल्कुल रिएक्टिविटी ज्यादा, अब इसी चीज को इस तरीके से मॉडिफाई करके अगर मैं बता दूं ना कि तो मैंने हाइड्रोजन से कंपेयर किया, अब मान लीजिए इस कंपैरिजन को मैं इस तरीके से पढ़ूं, सर अगर कहीं पे जिंक हो रिएक्शन में और कहीं पे कॉपर हो, तो जिंक कॉपर को हटा सकता है लेकिन कॉपर जिंक को नहीं हटा सकता, जिंक कॉपर को हटा सकता है लेकिन कॉपर जिंक को नहीं हटा। इस चीज को समझने के लिए एक लास्ट पॉइंट बता रहा हूं मैं, फिर कंटिन्यू करूंगा मैं कल। देखिए मान लीजिए मैं ऐसा लिखूं, मान लीजिए मैं ऐसा लिख लूं, हाँ बिल्कुल आप 9th-10th में इसको डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते थे, ठीक है ना। मान लीजिए मैंने क्या कर दिया, मैंने एक बर्तन ले लिया, ठीक है, ये वेसल आ गया, ठीक है ना। अब ये मान के चलो जो वेसल मैंने ले रखा है ये जिंक का बना हुआ है, बर्तन किसका है? जिंक का बना हुआ है, बर्तन आ गया जिंक का, ठीक है। अच्छा इस बर्तन में मैंने एक सोल्यूशन बिठा रखा है और वो सोल्यूशन मेरा है CuSO4 का। कौन सा सोल्यूशन है? CuSO4 का सोल्यूशन है, ठीक है ना, या CuNO3 ट्वाइस का सोल्यूशन है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। अब अगर मैं ये बोलूं कि इस जिंक के बर्तन में, जिंक का जो वेसल है, इस जिंक के वेसल में मैंने क्या स्टोर करना है? CuSO4 स्टोर करना है। अब हम ये देखेंगे कि स्टोर हो सकता नहीं, ये भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से निकल के आता है। अगर मैं ऐसा करना चाहूं तो मैं ये देखूंगा कि सर ये जो जिंक है ये ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये जिंक क्या करेगा,
ये जिंक तुरंत H2SO4 के साथ रिएक्ट करना चाहेगा और क्या बना लेगा, प्लस कॉपर निकाल देगा। इसका मतलब कि जो जिंक का बर्तन था ना, ये जिंक का बर्तन ये एनोड की तरह काम करेगा, या उस तरीके से ना समझो तो ये मेल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, ये मेल्ट हो जाएगा। अगर ये पिघल गया तो जिस बर्तन में आपने ये रखा था बर्तन ही पिघल गया। तो इसका मतलब वी कैन नॉट स्टोर जिंक इन कॉपर सल्फेट, वी कैन नॉट स्टोर जिंक, ये सॉरी वी कैन नॉट स्टोर कॉपर सल्फेट इन जिंक, वी कैन नॉट स्टोर, ठीक है, कैन नॉट स्टोर CuSO4 इन जिंक वेसल, ठीक है ना, इन जिंक वेसल। अब इस पूरी कहानी को और इजी करता हूँ मैं, अब देखना लास्ट पॉइंट बता रहा हूँ मैं, और इजी करता हूँ मैं, और इजी कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं हिंदी में लिखवा देता हूँ बच्चे को समझने के लिए। जितनी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ऊपर वाले का बर्तन नहीं होना चाहिए, बात खत्म हो गई। ऊपर वाले का बर्तन नहीं होना चाहिए, ऊपर वाले का इस ऊपर वाले का बर्तन नहीं होना चाहिए, कोई भी हो, कोई भी हो। जैसे मान लो मैंने जिंक का बर्तन लिया था, अब मैंने आयरन का बर्तन लिया और उसमें स्टोर करना चाह रहा हूँ सिल्वर के सोल्यूशन को। ये क्या कर देगा, ये बर्तन पिघलना स्टार्ट हो जाएगा और इसके साथ रिएक्ट करेगा। निचले वाला बर्तन हो सकता है, ऊपर वाले का बर्तन नहीं होना चाहिए। इस पूरी कहानी को शुद्ध भाषा में अगर याद रखो तो ऊपर वाले का बर्तन, कम पोटेंशियल वाले का बर्तन नहीं होना चाहिए। आप उसको स्टोर नहीं कर पाओगे, आप उसको स्टोर नहीं कर। हाँ, अगर मैं ऐसा करूं, मान लीजिए मैंने क्या किया, सिल्वर का बर्तन बनाया और उसमें मैंने स्टोर किया जिंक सल्फेट को, बिल्कुल काम हो जाएगा, क्योंकि पिघलेगा ही नहीं, रिएक्शन नहीं दिखाएगा, रिएक्शन नहीं दिखाएगा। तो इस पूरी कहानी में क्या याद रखो, सिर्फ इतना से याद रखोगे कि ऊपर वाले का बर्तन नहीं होना चाहिए। मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, ऊपर वाले का नो बर्तन, है ना, बर्तन तो बुलाएगा ऊपर वाला नहीं। बर्तन का मतलब वेसल, ठीक है ना, बर्तन का मतलब वेसल, सही है। हिंदी में समझाने के लिए, इजी करने के लिए कि ऊपर वाले का बर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। इससे आगे कल